अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज जो है वो हम वानी रंगे कौन का एपिसोड 8 रीड आउट करेंगे। नॉवल शुरू होने से पहले मैं कहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। सेकेंड थिंग, अगर किसी को ये नॉवल या हमारा कोई और सा नॉवल PDF वर्जन में ख़रीदना है तो हमें इस नंबर पर मैसेज करें। शुक्रिया। सालार ने उसे देखा। सिकंदर की आवाज़ संजीदा थी। गाँव की हिफाजत करना इस खानदान की रिवायत है, जिम्मेदारी है। सालार फौरन बोला, तो उसके लिए आप हैं और अब जानी बाबा हैं ना। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। अयान की नजरें फौरन सालार पर उठी। तुम नहीं जाओगे। इस बार उसकी आवाज पहले से सख्त थी, मगर सालार भी शायद अपने दिल में कुछ बहुत कुछ दबाए बैठा था। वो फौरन बोला, मैं जाऊंगा। मुझे उड़ना है, मुझे यहाँ रहकर जिम्मेदारियां नहीं निभानी, गांव वालों के मसले नहीं सुनने। सिकंदर की नजरें उसके चेहरे पर जम गईं। कुछ लम्हे बाद उसने धीरे से कहा, बेटा, मेरे बाद अगले वडेरे तुम ही हो। सालार फौरन खड़ा हो गया। मुझे नहीं बनना ये वडेरा वडेरा, मुझे कुछ नहीं पता इन सब बातों का। अयान भी खड़ा हो गया। सालार, तमीज से। मगर सालार की आवाज भर आई, मुझसे नहीं होगा, मुझे नहीं करनी ये जिम्मेदारियां। मेरे अपने ख्वाब हैं, मैं वो पूरे करना चाहता हूँ। अयान ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच ली। जरमीन फौरन बोली, बेटा सालार, बात समझो, ये रिवायत चली आ रही है, घर का बड़ा बेटा ही वडेरा बनता है। सालार ने नफी में सिर हिलाया। तो मुझे नहीं बनना, मेरे बहुत से ख्वाब हैं। अयान अचानक गुस्से से उठा। सालार। इसी लम्हे सिकंदर ने अचानक अपना हाथ सीने पर रखा। आह! सबके चेहरे का रंग उड़ गया। सिकंदर का चेहरा एकदम जर्द पड़ने लगा। साईं! जमीन चीखते हुए उसकी तरफ बढ़ी। जुलेखा के हाथ कांप गए। साईं अब्बा! अयान और सालार दोनों एक साथ उसकी तरफ लपके। अदा! साईं अब्बा! सिकंदर सांस लेने की कोशिश कर रहा था। अयान की आंखों में खौफ उतर आया। उसने फौरन चीख कर कहा, बशीर, गाड़ी निकालो। हॉल में एकदम अफरा तफरी फैल गई। सालार के चेहरे से खून उतर चुका था और उसी लम्हे उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके चंद लफ्ज कितने भारी साबित हो सकते हैं। रात जैसी अपनी स्याही पूरे आसमान पर फैला चुकी थी, मगर आज न चांदनी सुकून दे रही थी न ठंडी हवा। सब कुछ जैसे खौफ में डूबा हुआ था। अस्पताल के बाहर का माहौल बेहद संजीदा था। राहदारियों में खामोशी फैली हुई थी। बस कभी किसी नर्स के कदमों की आवाज़ सुनाई देती, कभी किसी मशीन की बीप की आवाज़। अयान और सालार बाहर खड़े थे। दोनों के चेहरों पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। अंदर सिकंदर था। डॉक्टर और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। उसके सीने पर तारें लगी हुई थीं। डॉक्टर और नर्सें मुसलसल उसके गिर्द मौजूद थीं। मशीनों की मुसलसल आवाज़ माहौल को मज़ीद खौफनाक बना रही थी। अयान के हाथ आपस में जुड़े हुए थे। वो बार बार बेचैनी से दरवाजे की तरफ देखता। सालार चंद कदम दूर खड़ा था, खामोश, बिल्कुल खामोश था। उसके चेहरे पर पहले वाली जिद, गुस्सा और अपनी बात मनवाने वाला अंदाज कहीं नहीं था। बस एक खौफ था और पछतावा था। उसके जहन में बार बार चंद लम्हे पहले की अपनी ही आवाज़ गूंज रही थी। मुझे नहीं बनना वडेरा, मुझे जिम्मेदारियां नहीं निभानी, मेरे कुछ ख्वाब हैं। उसने बेख्तियार दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। या अल्लाह! उसकी आवाज़ लरज गई। अयान ने मुड़कर उसे देखा। सालार की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। जानी बाबा! उसकी आवाज़ टूट गई। अगर साईं अब्बा को कुछ हो गया तो? अयान का दिल जैसे एक लम्हे के लिए रुक गया। उसने फौरन सालार के कंधे पकड़ लिए। खामोश!
اس کی اپنی آنکھیں نم ہو چکی تھی. ایسی بات زبان پر مت لاؤ. پھر اس نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی. ادا کو کچھ نہیں ہوگا. مگر اس کی اپنی ہی آواز خود کانپ گئی. دوسری طرف کھوسو حویلی جو چند گھنٹے پہلے قہقہوں سے گونج رہی تھی اب عجیب سی خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی. پورا ہال سنسان لگ رہا تھا. زرمین صوفے پر بیٹھی رو رہی تھی. اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. عائشہ کی حالت بھی مختلف نہیں تھی. وہ بار بار آنسو صاف کر رہی تھی مگر ہر چند لمحوں بعد آنکھیں پھر بھر جاتی. مگر ان دونوں کے درمیان زلیخا بیٹھی تھی. اس کی اپنی آنکھیں بھی مسلسل نم تھی. اس کے گال آنسوؤں سے بھیگ چکے تھے مگر وہ پھر بھی خود کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہی تھی. وہ کبھی زرمین کے ہاتھ تھامتی. اماں سائیں. اس کی آواز بھاری تھی. کچھ نہیں ہوگا سائیں ابا کو. پھر عائشہ کی طرف مڑتی. سائیں امی پلیز روئے نہیں. مگر اگلے ہی لمحے اس کی اپنی ہی آواز ٹوٹ جاتی. اس نے فوراً اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا کیونکہ اس کے اپنے آنسو بھی اب قابو سے باہر ہو رہے تھے. آخر وہ بھی تو اپنے سائیں ابا کی لاڈلی ہی تھی. وہی سائیں ابا جو ہر بار اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتے تھے میری گڑیا. یہ سوچتے ہی اس کی آنکھوں سے ایک اور آنسو نکل کر گال پر بہہ گیا. اس نے فوراً آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں بس ایک دعا مانگی. یا اللہ میرے سائیں ابا کو کچھ نہ ہو. وہیں اسپتال کی راہداری میں وقت جیسے رک سا گیا تھا. دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیاں چل تو رہی تھیں مگر ایان اور سالار کے لیے ہر ایک منٹ کئی گھنٹوں جیسا لگ رہا تھا. دونوں خاموش بیٹھے تھے. ایان دونوں ہاتھ جوڑ کر جھکا ہوا تھا. نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں جبکہ سالار چند قدم دور اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا. نہ کسی کے پاس کہنے کو کچھ تھا نہ ہی سننے کی ہمت تھی. اچانک علاج والے کمرے کا دروازہ کھلا. دونوں فوراً چونک کر کھڑے ہو گئے. ڈاکٹر. ایان تقریباً جلدی سے ان کے قریب آیا. سالار کی سانس جیسے رکی ہوئی تھی. ڈاکٹر نے ماسک نیچے کیا اور سکون سے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں. دونوں کی نظریں ایک ساتھ اس کے چہرے پر جم گئیں. ان کو ایک مائنر ہارٹ اٹیک آیا تھا. ایک لمحے کے لیے دونوں جیسے سن ہی نہ سکے. پھر اگلے الفاظ سنائی دیے. اب حالت خطرے سے باہر ہے. ایان نے فوراً آنکھیں بند کر لیں. اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا الحمدللہ. سالار نے بھی گہری سانس لی. ایسا لگا جیسے سینے پر رکھا پہاڑ اچانک ہٹ گیا ہو. مگر ڈاکٹر ابھی بات کر رہا تھا. ان کی صحت کا اب خاص خیال رکھنا ہوگا. ٹینشن، غصہ اور زیادہ ذہنی دباؤ سے بچائیں. اور اس نے سنجیدگی سے کہا اور ایک بات ابھی زیادہ لوگ ان سے نہ ملیں. انہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے. ایان نے فوراً سر ہلایا. جی ڈاکٹر. ڈاکٹر کے جانے کے بعد چند لمحے دونوں وہیں کھڑے رہے. پھر ایان نے آہستہ سے دیوار کا سہارا لیا. اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں. سالار نے اسے دیکھا پھر دھیرے سے بولا جانی بابا. ایان نے سر اٹھایا. سالار کی آنکھیں بھی سرخ تھیں. میں نے بہت غلط کہا تھا نا. ایان کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا پھر آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا مگر کچھ نہ بولا کیونکہ بعض اوقات خاموشی بھی جواب دے دیتی ہے. کچھ دیر بعد ایان نے فون نکالا اور حویلی پر کال کی. ادھر کھوسو حویلی میں سب کی نظریں موبائل پر جمی تھی. جیسے ہی کال آئی زلیخا آگے بڑھی. جانی بابا. اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی. ایان نے آہستہ سے کہا گڑیا ادا آپ ٹھیک ہیں.
उन्हें सिर्फ माइनर हार्ट अटैक हुआ था, अब खतरा नहीं है। चंद लम्हे मुकम्मल खामोशी रही, फिर जुलेखा ने अपनी आंखें मजबूती से बंद की और एक लंबी सांस ली। अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी आंखों से फिर आंसू निकल आए, मगर इस बार खौफ के नहीं, सुकून के थे। जरमीन जो मुसलसल दुआएं पढ़ रही थी, उसने भी आंखें बंद करके गहरी सांस ली। आयशा की आंखों से आंसू भर निकले, मगर लबों पर शुक्र था। अल्हम्दुलिल्लाह। हॉल में मौजूद हर शख्स ने जैसे एक साथ सुकून का सांस लिया, क्योंकि खोसो हवेली की जान, उनका साईं अब महफूज था। 2 दिन बाद आखिरकार सिकंदर को अस्पताल से छुट्टी मिल ही गई। खोसो हवेली में आज फिर रौनक थी, मगर वो पहले जैसी हंसी वाली रौनक नहीं थी। आज हर चेहरे पर सुकून भी था और एक अनजाना सा खौफ भी, जैसे सबको ये एहसास हो गया हो कि कुछ लम्हे इंसान को अंदर से बदल देते हैं। सिकंदर को आहिस्ता आहिस्ता सहारा देकर उसके कमरे तक लाया गया। पहले जैसा मजबूत, रौबदार और हमेशा सीधा चलने वाला सिकंदर आज कुछ कमजोर लग रहा था। चेहरे पर हल्की जर्दी थी, कदम भी पहले जैसे मजबूत नहीं थे। ये मंजर देखकर सबके दिल फिर से भर आए। सिकंदर को आराम से बिस्तर पर लिटाया गया। जरमीन फौरन तकिया ठीक करने लगी। जुलेखा ने कंबल दुरुस्त किया और बिस्तर के बिल्कुल पास बैठ गई। उसका हाथ दोनों हाथों में पकड़े हुए, जिसे डर हो कि जरा सा छोड़ा तो कहीं दूर न हो जाए। अयान खामोश खड़ा उन्हें देख रहा था। सिकंदर ने आहिस्ता से अपनी गर्दन मोड़ी। उसकी नजर कमरे के कोने में खड़े सालार पर पड़ी। सालार खामोश खड़ा था, सिर झुका हुआ, आंखों में नदामत थी। पिछले 2 दिनों में वो जैसे अंदर से बदल सा गया था। सिकंदर ने आहिस्ता से कहा, इधर आओ बेटा। सालार ने फौरन सिर उठाया, चल लम्हे रुका, फिर धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आ गया। सिकंदर ने उसका हाथ पकड़ लिया और चंद लम्हे खामोशी से उसको बस देखता रहा। फिर धीरे से बोला, बेटा, मेरी जिंदगी न जाने कितनी बाकी। साईं अब्बा। जुलेखा फौरन बोल उठी। उसकी आवाज काम गई। ऐसे मत कहें। उसकी आंखों में फौरन आंसू भर आए। जरमीन ने भी फौरन नजरें झुका ली। उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। सिकंदर ने जुलेखा के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। अरे पगली। उसकी आवाज में नरमी थी। ये दुनिया की हकीकत है। फिर उसने आहिस्ता से सांस ली। किसी ना किसी को तो जाना होता है। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई। मेरे दादा के बाद वडेरे की जिम्मेदारी मेरे बाबा साईं ने निभाई, फिर बाबा साईं के बाद मैंने। फिर उसकी नजरें सालार पर जम गई। और अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हें निभानी होगी। सालार की आंखें फौरन भर आईं। उसने बेबसी से सिर हिलाया। साईं अब्बा, मुझे कुछ नहीं पता गांव के बारे में। मुझसे नहीं होगा ये सब। उसकी आवाज भर गई। सिकंदर ने नरमी से कहा, अयान है ना? उसने अयान की तरफ देखा। अयान तुम्हें सिखाएगा। जुलेखा खामोश बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू खामोशी से निकल रहे थे। वो बार बार उन्हें साफ करती, मगर अगले ही लम्हे फिर बहने लगते। आयशा भी एक तरफ खड़ी खामोश थी, और अयान, वो खामोशी से अपने बेटे को देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, अब सिर्फ एक बाप की फिक्र थी। सालार ने सबको देखा, अपनी साईं अम्मी को, अपने जानी बाबा को, फिर साईं अब्बा को, और आखिर में जुलेखा को, जो आंसू साफ करते हुए उसे देख रही थी। सालार के होठ हिले, मगर इस बार वो कुछ ना कह सका, क्योंकि बाज औकात इंसान के पास अल्फाज तो होते हैं, मगर दिल साथ नहीं देता।
एक हफ्ता, पूरा एक हफ्ता इसी तरह गुजर गया। उस हवेली में हर चीज बज़ाहिर मामूल पर आ गई थी, मगर हकीकत में बहुत कुछ बदल चुका था। सिकंदर की सेहत का अब पहले से कहीं ज्यादा ख्याल रखा जा रहा था। दवा का वक्त, खाने का वक्त, आराम का वक्त, कोई एक चीज भी नजरअंदाज नहीं होने दी जाती थी। और इन सब में सबसे आगे अगर कोई थी तो वो जुलेखा थी। वो सुबह उठते ही सबसे पहले सिकंदर के कमरे में जाती। साईं अब्बा, दवा खा ली। साईं अब्बा, पानी पी लें। साईं अब्बा, डॉक्टर ने कहा था वॉक भी करनी है। कभी कंबल दुरुस्त करती, कभी तकिया ठीक करती, कभी उसके हाथों में चाय का कप थमा देती। और अगर सिकंदर जरा सा भी कहता, अरे गुड़िया मैं ठीक हूँ, तो फौरन हाथ बांध कर कहती, बिल्कुल नहीं, अभी आप मरीज हैं। उधर जमीनों और गांव के सारे मामलात अयान अकेला संभाल रहा था। वो कई बार सालार को साथ लेकर जाने की कोशिश करता, चलो मेरे साथ, मगर सालार हर बार एक ही जवाब देता, मुझे नहीं करना ये सब। आयशा भी बार बार उसे समझाती, बेटा एक बार देख तो लो, मगर वो हर बार बात टाल देता। और अयान वो अब शर्मिंदगी से खामोश रहने लगा था। रात का वक्त था, पूरा घर खामोश था। सालार अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। हवा पर्दों को हल्का सा हिला रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। तभी दरवाजा खुला और अयान अंदर आया। सालार ने मुड़कर देखा, जानी बाबा। अयान आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो सालार? अदा की हालत तो देखो। सालार ने आंखें बंद की, फिर धीरे से बोला, मैं देख रहा हूँ जानी बाबा, मगर मैं क्या करूँ? वो मुड़ा और अपने बाप को देखने लगा। मैं अपने ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ। उसकी आवाज में दबी हुई तकलीफ थी। और मैं उनकी औलाद तो नहीं हूँ, ये जिम्मेदारी निभाऊं? अयान की आंखें अचानक फैल गईं। मैं सालार अयान खोसो हूँ, आपका बेटा, मुझे जीने दें। ठप। अगले ही लम्हे एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। सालार की गर्दन एक तरफ मुड़ गई। वो बेयकीनी से अपने बाप को देखने लगा। अयान के हाथ कांप रहे थे, आंखें सुर्ख हो चुकी थी। आज ये बात निकाली है मुंह से। उसकी आवाज गुस्से में लरज रही थी। आइंदा कभी मत निकालना। अदा ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, बाप की तरह पाला है तुम्हें। उसकी आंखें भर आईं। मुझसे और आयशा से ज्यादा ख्याल मेरी औलाद का अदा और अदी ने रखा है। सालार खामोश खड़ा बाप की आंखों में देख रहा था। अयान ने गुस्से से कहा, आंखें नीचे करो, बाप हूं तुम्हारा। सालार ने आहिस्ता से नजरें झुकानी, मगर चंद लम्हों बाद वो फिर बोला, मुझे नहीं चाहिए ये जिम्मेदारियां, और अब मैं आज ही जा रहा हूँ। वो मुड़ा और बैग उठा लिया। अयान फौरन आगे बढ़ा और उसके बाजू पकड़ लिए। मेरे अदा अभी अभी ठीक हुए हैं, रुक जाओ कुछ दिन। वो सुनेंगे तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सलार की आंखें भीग गई। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। मुझे नहीं रहना जानी बाबा, मुझे माफ कर दें। मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। अगले हफ्ते मेरी फ्लाइट है, मुझे जाने दें प्लीज। अयान ने फौरन सिर नफी में हिलाया। नहीं सालार। तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज आई। दोनों ने मुड़कर देखा तो सिकंदर दरवाजे पर खड़ा था। सालार फौरन घबरा गया। साईं अब्बा। अयान भी आगे बढ़ा। अदा, आप हमें बुला लेते। सिकंदर हल्का सा मुस्कुराया। बराबर में तो कमरा है, और वैसे भी मैं इतना बीमार नहीं हूँ कि चल फिर ही ना सकूं। सालार फौरन उसके पास गया। साईं अब्बा, आए, बैठे। सालार ने उसको सहारा दिया। सिकंदर आकर बैठ गया। फिर दोनों को देखा। मैंने सब बातें सुन ली हैं। अयान ने फौरन भाई को देखा। अदा।
सिकंदर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बस अयान, फिर सालार की तरफ देखा। जाने दो इसे, अगर ये जाना चाहता है तो जाने दो। अयान चौंक गया। अदा? सिकंदर ने गहरी सांस ली। इसे अपनी जिंदगी जीने दो। बाहर मुल्क पढ़ना चाहता है, पढ़ने दो। सालार के चेहरे पर फौरन मुस्कुराहट आ गई। वो फौरन उसके पास बैठ गया। थैंक यू साईं अब्बा। सिकंदर ने उसके सिर पर हाथ फेरा। मगर एक वादा करो। सालार की मुस्कुराहट जरा मध्यम हुई। पढ़ाई के बाद ये सब संभालोगे। सालार खामोश हो गया। सिकंदर ने नरमी से कहा, हम तुम्हें रोक नहीं रहे, बस कह रहे हैं अपने ख्वाब भी पूरे करो और अपने गांव की हिफाजत भी। सालार ने चंद लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से कहा, साईं अब्बा, अभी इस बारे में नहीं सोच सकता, बाद में सोचूंगा। सिकंदर ने सिर हिलाया। ठीक है। फिर हल्का सा मुस्कुराया। अगर आज नहीं, एक हफ्ते बाद फ्लाइट है ना, तो कुछ दिन रुक जाओ। तुम्हारी बहनें भी आने वाली हैं, उनके पेपर भी 2 दिन बाद खत्म हो जाएंगे। सालार ने आहिस्ता से सिर हिलाया। ठीक है साईं अब्बा, थैंक यू। और एक तरफ अयान खामोश खड़ा था। उसकी आंखें बस अपने बेटे पर जमी थी। खामोश, मगर इस खामोशी में नाराजगी भी थी और टूटा हुआ दिल भी। उसी वक्त हवेली के दूसरे हिस्से में जुलेखा अपने कमरे में बैठी थी। कमरे में हल्की जर्द रोशनी फैली हुई थी। मेज पर किताबें, नोट्स, रंग बिरंगे मार्कर्स और कुछ सफ़ात खुले हुए थे। दीवार पर लगी घड़ी रात काफी होने का इशारा दे रही थी, मगर जुलेखा अभी भी पूरी तवज्जो से अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी में मसरूफ थी। कभी वो किताब पढ़ती, कभी किसी अहम लाइन को मार्क करती और कभी सोचते हुए कलम को होठों से लगा लेती। तभी दरवाज़ा आहिस्ता से खुला। जरमीन अंदर दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। वो चंद लम्हे दरवाजे पर खड़ी अपनी बेटी को देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बेटा। जुलेखा ने सिर उठाया। जी अम्मा साईं। जरमीन उसके करीब आकर बैठी और गिलास उसकी तरफ बढ़ाया। कल तुम्हारा टेस्ट है, ये लो, दूध पी लो। जुलेखा ने फौरन गिलास ले लिया। शुक्रिया अम्मा साईं। फिर जैसे अचानक उसे कुछ याद आया, उसने फौरन पूछा, अम्मा साईं, साईं अब्बा सो गए ना? जरमीन के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हाँ मेरी गुड़िया, कमरे में है। फिर जरा शरारत से बोली, सो गए होंगे। जुलेखा ने फौरन भवें सुकेड़ी। सो गए होंगे? क्या मतलब, सोए नहीं? जरमीन उसे देखकर हल्का सा हंस दी, फिर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोली, बस मेरी गुड़िया, इतने बोझ ना उठाया करो, इतना ना सोचा करो। फिर उसके माथे को चूमा। अपने मुस्तकबिल, अपने ख्वाबों पर ध्यान दो। कल तुम्हारा डॉक्टरी की पढ़ाई का टेस्ट है। सुलेखा ने कुछ लम्हे अपनी अम्मा साईं को देखा, फिर आहिस्ता से दूध का गिलास हाथ में घुमाते हुए बोली, अम्मा साईं। उसकी आवाज़ में अजीब सी संजीदगी थी। ये बोझ नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है। जमीन खामोशी से उसे देखने लगी। जुलेखा ने धीरे से कहा, जैसे आप लोगों का फर्ज होता है ना, कि बच्चों का ख्याल रखें, उन्हें हर सहूलत दें, उनकी हिफाजत करें, उनके लिए रातें जागें। फिर उसने अपनी माँ की आंखों में देखकर कहा, वैसे ही हमारा भी फर्ज होता है कि हम अपने बड़ों का ख्याल रखें, आप सबका सहारा बने, आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जरमीन चंद लम्हे अपनी बेटी को बस देखती रह गई। उसकी आंखों में नमी सी आ गई। जुलेखा ने माँ को देखा और कहा, और रही बात मेरे डॉक्टर बनने के ख्वाब की, तो वो तो मैं वैसे भी गांव की बेहतरी के लिए पढ़ रही थी ना। अब गांव की बेहतरी ये भी है कि अब्बा साईं की सेहत का ख्याल रखा जाए, तो बस वो कर रही हूँ। जरमीन मुस्कुराई। उसने आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर जुलेखा के गाल को छुआ, फिर प्यार से बोली, अल्लाह हर माँ बाप को तुम जैसी बेटी दे।
जुलेखा हल्का सा मुस्कुरा दी। जरमीन ने उसके बालों पर हाथ फेरा। अब ज्यादा देर मत पढ़ना, जल्दी सो जाना। जुलेखा ने सिर हिलाया। जी अम्मा साईं। जरमीन उठने लगी तो उसकी नजर बराबर वाले दो खाली बिस्तरों पर गई। वो चंद लम्हे उन्हें देखती रही, फिर आहिस्ता से बोली, ये दोनों भी आ जाएंगी कुछ दिनों में। जुलेखा ने खाली बिस्तरों की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मेरी बहनें 2 दिन में आ जाएंगी। जुलेखा जमीन एक बार फिर झुकी और उस अपनी बेटी के बालों को चूमकर आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकल गई। जुलेखा कुछ लम्हे दरवाजे को देखती रही, खामोशी से दूध का गिलास मुकम्मल खत्म किया और एक गहरी सांस ली। किताब दोबारा अपनी तरफ खींची और पूरी तवज्जो से पढ़ाई में लग गई। अगले 2 दिन भी इसी तरह गुजर गए। हवेली में बज़ाहिर सब कुछ मामूल पर था, मगर अंदर ही अंदर कई दिल अपने अपने ख्वाब में उलझे हुए थे। जुलेखा अपनी एंट्री टेस्ट के लिए शहर गई। पूरे रास्ते में वो कभी नोट्स बुक देखती, कभी खामोशी से खिड़की के बाहर देखने लगती। टेस्ट के दौरान भी वो पूरे एतमाद से बैठी रही और जब वापस आई तो उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि उसका पर्चा बहुत अच्छा हुआ था। दूसरी तरफ सालार अपने ही कामों में मसरूफ रहता, ज्यादातर वक्त अपने कमरे में बैठा रहता। लैपटॉप खोले, कभी कुछ पढ़ता, कभी कुछ देखता, कभी किसी से कॉल पर बात करता। मगर उसके इस अंदाज ने अयान और आयशा के दिल में अजीब सी शर्मिंदगी भर दी थी। एक दिन सब बैठे थे कि आयशा ने आहिस्ता से कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा सालार को क्या हो गया है। अयान ने भी गहरी सांस ली। शर्मिंदा कर दिया है इसने। जरमीन फौरन बोली, अरे कोई बात नहीं, बच्चा है, अभी शहर में रहा है, इसलिए यहाँ के रस्म रिवाज उसे मुख्तलिफ लग रहे हैं। अयान फौरन बोला, मैं नहीं मानता ये शहर वाली बात। फिर आयशा की तरफ इशारा किया। आयशा तो खुद शहर में पली बढ़ी है। आयशा ने उसे देखा। सिकंदर ने फौरन हाथ उठाया। बस। उसकी आवाज़ नरम मगर संजीदा थी। यहीं ख़त्म करो बात। और हमेशा की तरह उसके एक लफ्ज़ पर सब खामोश हो जाते। रात का वक्त था। पूरा घर अपने अपने कमरों में आराम कर रहा था। सालार अपने बिस्तर पर टेक लगाए बैठा था। एक हाथ में मोबाइल था, वो अपने दोस्तों से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। यो यो, कल मिलते हैं, तो वैसे भी अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। दूसरी तरफ से एक दोस्त की आवाज़ आई, यार अभी तक उस ओल्ड फैशन माहौल में रह रहे हो, जल्दी आ जाओ। सालार ने हल्का सा हंसते हुए कहा, यार ऐसे मत बोलो, कुछ रस्में हैं यहाँ। तभी दूसरे दोस्त ने हंसते हुए कहा, और तुम्हारा वो साईं अब्बा टपका या नहीं। अगले लम्हे सालार के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। आंखों में सख्ती उतर आई। वो सीधा होकर बैठ गया। आज के बाद ऐसी बात की ना। उसकी आवाज़ गुस्से से भारी हो गई। तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब खामोश हो गए। सालार ने दांत भींचते हुए कहा, वो मेरे बाबा की तरह है, समझे। कॉल पर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। दूसरी तरफ जुलेखा अपने कमरे में लैपटॉप खोले बैठी थी। उसकी नजरें मुसलसल स्क्रीन पर थीं। फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। यस, यहू। वो खुशी से तकरीबन उछल पड़ी। बराबर में बैठी आयत और सुगरा चौंक गई। क्या हुआ? जुलेखा ने तकरीबन चीखते हुए कहा, मैंने 90 मार्क्स लिए हैं और सबसे टॉप पर हूँ। हाँ! सुगरा और आयत भी खुशी से उछल पड़ी। वाह, जबरदस्त। फिर सुगरा ने फौरन हाथ बांधे। इस बात पर अब ट्रीट दो। जुलेखा ने हंसते हुए कहा, इस वक्त कहाँ जाएं बहन। सुगरा ने सोचते हुए कहा, "हम्म।" फिर बोली, मैगी। आयत भी फौरन बोली, हाँ, मैगी, चलो बनाते हैं। जुलेखा ने भी खुशी से कहा। तीनों फौरन उठ गईं, भागती हुई किचन की तरफ निकल गईं। रास्ते में आयत अचानक रुक गई। मैं अदा सालार को बुलाती हूँ। वो सीधी सालार के कमरे की तरफ बढ़ गई।
अदा सालार लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। आयत दरवाजे से अंदर झांकी। अदा सालार। सालार ने सिर उठाया। हम सब मैगी बना रहे हैं, तुम भी आओ। सालार ने फौरन लैपटॉप बंद किया। आ रहा हूँ, तुम जाओ। आयत ने फौरन मुंह बनाया। ओहो अदा, आओ ना यार। सालार उठ खड़ा हुआ। कहा ना, आ रहा हूँ। आयत ने मसनूई रौब से कहा। बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी, जल्दी आओ। सालार अब हंस दिया। चलो अभी आ रहा हूँ। वो लैपटॉप रख कर उसके साथ चल पड़ा। उधर किचन में खोसो हवेली के बच्चे अपनी ही धुन में मगन थे। कोई बर्तन निकाल रहा था, कोई मसाले ढूंढ रहा था, कोई हंस रहा था, कोई एक दूसरे को छेड़ रहा था, और पूरा किचन उनकी हंसी, शोर और शरारतों से भर चुका था। जुलेखा आस्तीनें ऊपर किए पूरी संजीदगी से बर्तन निकाल रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा खाना बनने वाला हो, जबकि सुगरा और आयत अलमारियों से चीजें निकालने में मसरूफ थी। तभी सालार अंदर आया। उसने चंद लम्हे तीनों को खामोशी से देखा, फिर दोनों हाथ सीने पर बांधकर बोला, माशाअल्लाह, ये मैगी बन रही है या शादी की दावत का खाना? तीनों ने एक साथ उसकी तरफ देखा। जुलेखा ने आंखें सुकेड़ी। बहुत बोल रहे हो। सालार आगे आया और बर्तन में झांका। ओहो, अभी तक पानी भी नहीं गर्म हुआ। आयत ने फौरन चम्मच उठाकर उसकी तरफ किया। अदा सालार, तनकीद कम करो और मदद करो। सालार ने फौरन दोनों हाथ उठा दिए। माफ करो, मैं खोसो खानदान का शहजादा हूँ, कोई बावर्ची नहीं। सुगरा ने फौरन उसके सिर पर हल्की सी चपट लगाई। शहजादे साहिब, ये प्यास पकड़े। सालार ने प्याज को ऐसे देखा जैसे कोई दुश्मन हो। ये मैगी में कब से प्याज जलने लगी? सुलेखा हंस पड़ी। हम नहीं डाल रहे, बस तुमसे काम करवाना है। सालार ने फौरन आंखें फैला दी। धोखा, मेरे साथ साजिश हुई है। आयत हंसते हुए बोली। हाँ हुई है, और हम तीन साथ हैं। सालार ने गर्दन अकड़ा कर कहा। मैं भी अकेला नहीं हूँ। तीनों ने हैरानी से उसे देखा। कौन है तुम्हारे साथ? सालार ने खुद अपने सीने पर हाथ रखा। मैं और मेरा एतमाद। चंद सेकंड खामोशी रही, फिर तीनों जोर से हंस पड़े। सुलेखा हंसते हुए बोली, यार इसको बाहर निकालो। सालार फौरन मुंह बनाकर बोला, मैं इकलौता भाई हूँ तुम तीनों का, और मेरे साथ जुल्म होता है। सुगरा ने फौरन कहा, ओह जुल्म, तो फिर सुन लो मजलूम, हम तुमसे बड़े हैं। आयत भी फौरन बोली, हाँ एहतराम किया करो हमारा, तभी जुल्म होना बंद होगा। सालार चंद लम्हे दोनों को ऊपर से नीचे देखा, फिर जुलेखा की तरफ देखकर बोला, ये दोनों अपने आप को समझती क्या हैं? सुकरा ने फौरन गुस्से से कहा, क्या मतलब? सालार हंसी रोकते हुए बोला, बड़ी बहन है। फिर सिर हिलाया। मुझे तो तुम दोनों में बचपना ही बचपना नजर आता है, खास तौर पर सुगरा। सुगरा ने फौरन चम्मच उठाया। मैं मारूंगी। सालार फौरन जुलेखा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। अभी जुलेखा बचाओ। जुलेखा हंसने लगी। अभी तो शहजादा बन रहे थे। सालार ने सिर बाहर निकाल कर कहा, शहजादे भी जान बचाते हैं? आयत ने हाथ बांधे। हमारा एहतराम किया करो, हम बड़ी हैं। सालार शरारती अंदाज में बोला, जी जी। फिर एकदम झुककर बोला, आंटी लोग। क्या? तीनों एक साथ चीखी। अगले ही लम्हे सालार हंसता हुआ किचन में भागने लगा, जबकि तीनों उसके पीछे थी। अदा, रुको, आज नहीं छोड़ेंगे। पूरा किचन उनकी हंसी से गूंजने लगा। काफी देर की मस्ती, हंसी और शरारतों के बाद आखिरकार मैगी तैयार हो गई। सबने प्लेटों में निकाली और फिर किचन के फर्श पर एक साथ गोल दायरे में बैठकर सालार ने पहला निवाला खाते ही आंखें फैलाई। ओहो, ये तो वाकई अच्छी बनी है। जुलेखा ने फख्र से बाल पीछे किए। आखिर बहन किसकी हूँ? सालार फौरन बोला, मेरी। जुलेखा मुस्कुराई। सुगरा और आयत ने एक दूसरे को देखा, फिर आहिस्ता से मुस्कुरा दी, क्योंकि यही तो खोसो हवेली की असल खूबसूरती थी, जहाँ शोर भी मोहब्बत होता था और शरारतों में भी अपनाइयत छुपी होती थी।
उसी वक्त ऊपर कमरे में सिकंदर और जरमीन अपने कमरे में मौजूद थे। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। रात काफी हो चुकी थी। बाहर ठंडी हवा पर्दों को आहिस्ता आहिस्ता हिला रही थी। सिकंदर बिस्तर पर टेक लगाए बैठा था, जबकि जरमीन उसके बराबर में बैठी थी। नीचे से हंसियों की आवाजों की हल्की सी गूंज ऊपर कम आने लगी। सिकंदर ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। नीचे से कब से आवाजें आ रही हैं? जरमीन हल्का सा मुस्कुरा दी। वो बच्चे होंगे, अक्सर रात को इनकी महफिल लग जाती है। फिर हंसते हुए बोली, आज भी लगता है मैगी पार्टी चल रही है। सिकंदर के होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने आहिस्ता से जरमीन का हाथ पकड़ा। कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर निहायत धीमी आवाज में बोला, जरमीन, बहुत जी लिया आप। जरमीन का चेहरा एकदम बदल गया। उसने फौरन उसकी तरफ देखा। ऐसा ना कहो साईं। उसकी आवाज में घबराहट थी। मेरा भी तो सोचो। सिकंदर ने खामोशी से अपना बाजू फैलाया। जरमीन फौरन से उसके करीब होकर उसके बाजू पर सिर रखकर लेट गई। चल लम्हे दोनों खामोश रहे, फिर जरमीन ने धीरे से कहा, सालार को लेकर आयशा आपी और अदा बहुत परेशान है। सिकंदर छत को देखते हुए बोला, परेशान तो मैं भी हूँ जरमीन। बस। उसने हल्की सी सांस छोड़ी। उन्हें बताता नहीं। जरमीन ने सिर उठाकर उसको देखा। अगर सालार ने ये जिम्मेदारी ना संभाली तो फिर कौन संभालेगा? सिकंदर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, फिर शायद किसी रिश्तेदार को देना पड़े। जरमीन फौरन सीधी होकर बैठी। क्या? सिकंदर की नजरें कहीं दूर टिक गईं। क्योंकि मेरे बाद कोई तो वडेरा बनेगा। चलो वक्ती तौर पर अयान संभाल लेगा, मगर उसके बाद? जरमीन की आंखें फौरन नम हो गई। उसने जल्दी से उसका हाथ दोनों हाथों में ले लिया। ऐसी बातें ना करो तुम। मेरे साथ ही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। सिकंदर ने हल्का सा मुस्कुरा कर उसके गाल को छुआ। यही हूँ मेरी सरता। वो बात भी मुकम्मल ना कर पाया था कि अचानक उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। उसकी भवें सिकुड़ गईं। सांस जैसे अचानक अटकने लगी। आंखें सुर्ख होने लगी। जरमीन फौरन सीधी होकर बैठी। साईं, साईं। सिकंदर का हाथ सीने पर चला गया। सांसें बेतरतीब होने लगी। जरमीन की आंखों में खौफ उतर आया। साईं। उसने उसका चेहरा पकड़ा। साईं, मेरी तरफ देखो। मगर सिकंदर की हालत बिगड़ रही थी। अगले लम्हे जरमीन घबरा कर उठ खड़ी हुई। जल्दी से दुपट्टा लिया और तकरीबन दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकली। उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंज गई थी। अदा, आयशा आपी, जल्दी आए। साईं की तबीयत बहुत खराब हो गई है। ये अल्फाज जैसे बिजली बनकर पूरे घर में गिरे। नीचे किचन में जुलेखा के हाथ से चम्मच सीधा जमीन पर गिरा। ठनक। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। साईं अब्बा। अगले लम्हे वो पागलों की तरह सीढ़ियों की तरफ भागी। उसके पीछे सालार, सुगरा और आयत भी दौड़े। दूसरी तरफ अयान और आयशा भी फौरन अपने कमरों से निकल आए। सब भागते हुए कमरे में पहुंचे। अंदर सिकंदर की हालत देखकर सबके कदम जैसे रुक गए। जुलेखा की आंखों से आंसू फौरन निकल पड़े। साईं अब्बा। सालार का दिल एकदम जोर से धड़का। और चंद लम्हों बाद सिकंदर को जल्दी जल्दी गाड़ी में बिठाकर दोबारा अस्पताल ले जाया गया। रात की स्याही जैसे पूरे शहर में छाई हुई थी, मगर अस्पताल की रोशन राहदारियों में बेचैनी दौड़ रही थी। गाड़ी अस्पताल के बाहर रुकी तो अयान तकरीबन दरवाजा खोलते ही बाहर निकला। उसके साथ सालार भी घबराहट में दूसरी तरफ से निकला। वार्ड बॉयज फौरन स्ट्रेचर लेकर दौड़ते हुए आए। जल्दी करें। सिकंदर स्ट्रेचर पर नीम बेहोश हालत में था। सांसें बेतरतीब थीं। सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। चेहरे की रंगत गैर मामूली हद तक उड़ी हुई थी।
माथे पर पसीने के कतरे थे और आंखें पूरी तरह खुल भी नहीं पा रही थी। अदा, अदा, अयान साथ साथ चल रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। अदा मेरी तरफ देखें। मगर सिकंदर की हालत ऐसी नहीं थी कि वो जवाब देता। सालार दूसरी तरफ दौड़ता हुआ साथ था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ देर पहले जो बहनों से बातें कर रहा था, हंस रहा था, मोबाइल पर दोस्तों से बातें कर रहा था, अपने ख्वाबों की बातें कर रहा था, मगर उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। स्ट्रेचर तेजी से इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। दरवाजा बंद। अयान और सालार बाहर रह गए। दोनों दरवाजे को देखते रह गए। सिर्फ चंद लम्हों बाद दो नर्सें और एक डॉक्टर तेजी से अंदर दाखिल हुए। अंदर मशीनों की हल्की आवाजें आ रही थी। कुछ मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, मगर दोनों के लिए वो 15 मिनट शायद कई घंटों जैसे थे। अचानक दरवाजा खुला। डॉक्टर तेजी से बाहर आया। अयान फौरन उसके सामने गया। डॉक्टर। डॉक्टर का चेहरा संजीदा था। इनकी हालत मुस्तहकम नहीं है। दिल की शरियानों में शदीद रुकावट है। फौरी बाईपास सर्जरी करनी होगी अभी। अयान चंद लम्हे डॉक्टर को देखता रह गया। क्या? सालार की आंखें फैल गईं। उसके कानों में सिर्फ एक लफ्ज गूंज रहा था, बाय पास। डॉक्टर ने फौरन फॉर्म उसके हाथ में दिया। ये सर्जरी कंसेंट फॉर्म है, जल्दी दस्तखत करें, वक्त बहुत अहम है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टिकटॉक और इंस्टा चैनल पर विजिट करें। और काइंडली कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दें कि क्या सिकंदर बच पाएगा, और अगर सिकंदर नहीं बच पाता तो क्या ये जिम्मेदारी सालार उठाएगा या अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो बाहर मुल्क पढ़ने जाएगा। इन सब को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।